Hey everyone, welcome back to another video. आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ एडमिशन. सेक्शन 19 है हमारा. सेक्शन 19 जो है एडमिशन्स के टॉपिक के अंदर आता है. अभी तक 15, 16, 17 और 18 सेक्शन जो हैं वी हैव ऑलरेडी डन विद देम इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जिसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर विद सेक्शन 19. सेक्शन 19 क्या बोलता है? प्रूफ ऑफ एडमिशन्स अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ. एडमिशंस क्या होता है? एडमिशंस अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ शॉर्ट में. एडमिशंस आर बेसिकली स्टेटमेंट जो कि या तो ओरल होती हैं या तो डॉक्यूमेंट होती है. डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न भी हो सकती हैं और या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, जो कि फैक्ट एंड इश्यू रेलेवेंट फैक्ट को के बारे में एक ओपिनियन, एक कंक्लूजन प्रेजेंट करती है. ओके तो क्या बोलता है कि प्रूफ, एडमिशंस का प्रूफ है ना. एडमिशन सिर्फ करना इज़ नॉट इनफ. आपको एडमिशन्स को प्रूफ करना पड़ता है विदाउट रीजनेबल डाउट, क्योंकि कोर्ट तभी उनको एक्सेप्ट करेगा. किसी पर्सन ने आके एडमिट कर दिया कोई भी चीज़, दैट वोंट बी इनफ. दैट पर्सन नीड्स टू, द पर्सन और द पार्टी नीड्स टू प्रूफ कि येस इट रियली हैपेंड. तो proof of admissions against persons making them by or on their behalf. Admissions are relevant and may be proved against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on the behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases. देखो एक्सेप्शंस हमको आगे दिए हुए हैं, बट यहाँ पे जो है वो जनरल रूल दिया हुआ है. जनरल रूल ये है कि एडमिशंस आप तभी प्रूफ कर सकते हो और बना सकते हो या प्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में जब वो एडमिशंस आपके अगेंस्ट हो. मतलब कि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट एडमिशंस को ही प्रूफ कर सकता है. कोई भी एडमिशन जो आप अपने केस को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए या अपने फॉर में, अपने बिहाफ में प्रेजेंट कर रहे हो या दे रहे हो या बता रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, वो एडमिशंस को आप प्रूफ नहीं कर सकते. दैट व्हाट सेक्शन 16 सेज. मतलब कोई भी एडमिशन अब बिहाफ और अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ केस ए और बी, जिसमें ए accused है for murdering B. Now B is dead, okay, but A यहाँ पे he is getting prosecuted for B's death. तो A जो है वो अगर कोई स्टेटमेंट देता है, जैसे कि because A is a party to the suit, तो वो स्टेटमेंट दे सकता है अंडर सेक्शन 16. तो A जो है वो एक स्टेटमेंट देता है या एक एडमिशन देता है कि जब बी का मर्डर हुआ सो आई वॉज नॉट देयर, और मैं तो अपने बिहाफ में वो बेसिकली दे रहा है. ये डिफेंस नहीं है, ये अपने लिए दे रहा है. सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है कि आई हैव नॉट डन बीज मर्डर. ये एडमिशन देना कि मैंने बी का मर्डर नहीं किया है, या फिर इस एडमिशन के साथ और ऐसी चीज़ें बताना जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपको जो है प्रोसिक्यूट होने से बचाएगी. ऐसी एडमिशंस आप प्रूफ नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 19. बट कोई भी स्टेटमेंट या एडमिशन जो आप अपने अगेंस्ट दे रहे हो, अगेंस्ट मतलब अगर ए ने बी का मर्डर किया हुआ है, तो अगर ए एडमिट करता है कि मैंने जो मर्डर वेपन है वो इस जंगल में जाके नीचे ज़मीन में दफना दिया है और मैंने उससे बी का मर्डर किया, तो ये जो स्टेटमेंट है जो ए ने अपने अगेंस्ट दी है, ए इस स्टेटमेंट की वजह से प्रोसिक्यूट हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ए खुद प्रूफ कर सकता है. यस, ए कैन प्रूव दैट स्टेटमेंट हिमसेल्फ, क्योंकि ये एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है. कोई भी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड, बट अ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड. सेक्शन 19 कंक्लूड्स दैट वे. देखते हैं अभी सेक्शन 19 यहाँ लिख देती हूँ. ईजी 4 लाइनों में यही लिखा हुआ है. देखो पहला क्या है कि self-serving statement cannot be proved. दूसरा, self-harming statement or anything said against your case can be proved. सिंपल. ये है अपना सेक्शन 19 का कंक्लूजन पूरा. ओके, दिस इज़ अ जनरल रूल. इसको हम जनरल रूल भी बोलेंगे क्योंकि आगे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जिन केसेस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा. ये वाला रूल है ना कि कोई भी अगर आप अपने फॉर्म में स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, वो रेलेवेंट नहीं होगी. कोई भी स्टेटमेंट उसको एडमिशन नहीं कंसिडर करेंगे, और आप कोई भी अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हो तो उनको एडमिशन कंसिडर किया जाएगा और आप उनको प्रूव भी कर सकते हो. ओके, सो ये हमारा जनरल रूल है. आगे इसकी एक्सेप्शंस दी हुई है सेक्शन 19 में ही. देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस. क्या है केसेस देखते हैं. पहला,
An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of a nature that if the person making it were dead, it would be relevant between third persons under section 26. Now, अब ये जो हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन है इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 ऑफ BSA में दिया हुआ है. डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट होती है जो कि कोई भी पर्सन मरते हुए when he is about to die, when he is about to leave this world, तब जो भी स्टेटमेंट अगर कोई पर्सन करता है जो मर रहा है वो जो भी स्टेटमेंट करता है उस स्टेटमेंट को हम कोर्ट में कंसिडर करते हैं और वो स्टेटमेंट को आप प्रूव कर सकते हो. तो कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पे इसका फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि आदमी अपने कोई भी एक पर्सन कोई भी एक आदमी जो कि अपने फॉर में दे रहा है. फॉर मतलब कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है या फिर किसी भी तरीके से जो उसका केस स्ट्रॉन्ग करेगी. तो वो स्टेटमेंट जो है अगर वो आदमी आगे जाके मर जाता है या जिस वजह से वो मरता है वो उस वजह से एक केस चालू हो जाता है, राइट. तो वो आदमी की जो स्टेटमेंट है दैट वुड बी रेलिवेंट एंड कैन बी प्रूव्ड बाय द एडवोकेट और बाय एनी अदर पर्सन, क्योंकि अब तो वो मर गया, राइट. तो वो स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट रहेगी फर्स्ट एक्सेप्शन के अंडर, क्योंकि इट्स अ डाइंग डिक्लेरेशन. तो फर्स्ट एक्सेप्शन है इसका डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब कि अगर मरते हुए कोई भी आदमी अपने फॉर में अपने बिहाफ में कोई भी स्टेटमेंट दे के जाता है तो वो स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एन एडमिशन. सेकेंड एक्सेप्शन है हमारा कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी रेलेवेंट और इज एन इशू मोर अबाउट द टाइम व्हेन द स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एक्जिस्टेंस अकम्पनीड बाय द कंडक्ट रेंडिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल. नाउ सेकंड एक्सेप्शन एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि ए ने मर्डर किया बी का, ए मर्डर्ड बी, क्लासिक एग्जाम्पल. उसके बाद क्या हुआ, केस चालू हो गया. ए बोलता है कि जब बी का मर्डर हुआ एट द टाइम एंड एट द प्लेस व्हेन बी वाज मर्डर्ड, तब ए वाज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक आई वुड से. ठीक है, तो सीवियर हेडेक से वो सफ़र कर रहा था. इसकी वजह से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बी का जो है वो मर्डर कर ले. नो, क्योंकि ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है. सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट कैसे, क्योंकि ये ए के फॉर में काम करेगी, है ना. अगर ए ये प्रूव कर दे कि उसको सही में हेडेक हो रहा था सीवियरली और वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला और उसने एक शॉप जाके अपने लिए दवाई ली एंड उसने वो दवाई खा के वो घर पे ही उसने रेस्ट किया जब बी का मर्डर हो गया उतने टाइम में, तब जो ये स्टेटमेंट है ये ए को सपोर्ट करेगी इस केस में और ए जो है वो नॉट गिल्टी जो है ही वुड बी एक्विटेड. तो ये एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है. बट सेकंड एक्सेप्शन के अंडर जो है ये स्टेटमेंट ए प्रूव कर सकता है, जबकि सेक्शन 19 का जनरल रूल बोलता है कि एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आप प्रूव नहीं कर सकते. बट सेक्शन 19 के सेकंड एक्सेप्शन की जो हम बात कर रहे हैं अब, वो ये जो है स्टेटमेंट ए सेकेंड एक्सेप्शन के अंडर ये स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है. क्यों प्रूव कर सकता है, बिकॉज लेट्स गो बैक टू सेकेंड एक्सेप्शन. क्या बोलता है सेकेंड एक्सेप्शन, वो बोलता है कि कोई भी एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन दैट्स मेकिंग इट, मतलब उस पर्सन के फॉर में सेल्फ सर्विंग में उस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं इफ़ इट कंसिस्ट स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी. मतलब कि व्हेन दैट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, जब वो स्टेटमेंट किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हो कि उस वक्त उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी क्या था. और उसके साथ एक और चीज़ दी हुई है यहाँ पे आगे कि वो स्टेटमेंट उसी समय बनाई गई हो जब वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड, मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन द स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड, उसी टाइम पे वो स्टेटमेंट की गई हो एंड इज अकम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल. ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ. देखो, पहला ये जो स्टेटमेंट है, डज इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है डज इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, येस इट डज. ये बॉडी का स्टेट बता रहा है कि उसकी बॉडी में उसको हेडेक हो रहा था सीवियरली, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया कि हाँ इट टेल्स अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, तो ये एक्सेप्शन के अंडर आ जाता है. दूसरा, वो स्टेटमेंट मस्ट बी मेड एट द टाइम, एट सच टाइम, जब वो स्टेट ऑफ बॉडी और
स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट कर रहा। अब स्टेट ऑफ बॉडी तो पता चल गया कि ही वाज सफरिंग विद सीवियर हार्ट अटैक। अगर हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एनजाइटी, मेंटल इलनेस, कुछ भी हो सकता है ना। स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो कि बताती है किसी भी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के बारे में, और उस समय बताती है जब वो कंटिन्यूशन में था, और ये जो स्टेटमेंट है ना जो ए दे रहा है, ये इसको प्रूफ करने के लिए वो फार्मासिस्ट जिससे उसने दवाई ली, वो शॉप जहाँ से उसने दवाई ली, वहाँ पे भी जाके इसने यही बात बोली होगी कि मुझे आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, प्लीज़ गिव मी सम मेडिसिन फॉर दैट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूफ भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हम ये भी बता सकते हैं कि उसी टाइम पे हुई थी जब उसको हेडेक हो रहा था, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास ये तभी गया था, शॉप पे ये तभी गया था जब दवाई लेने गया ए। तो सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल्ड। तीसरा क्राइटेरिया जो हमारा सेकंड एक्सेप्शन में दिया है वो ये है कि it shall be accompanied by such conduct which renders it falsehood improbable। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो, accompanied by conduct rendering it falsehood improbable, मतलब कि ऐसा कोई कंडक्ट हो इस स्टेटमेंट देने के बाद जो उसका फॉल्स होना इम्प्रोबेबल कर दे, फॉल्स होना इम्प्रोबेबल या कैंसल आउट कर दे। आई वुड राइट कैंसल आउट, ओके, कैंसल आउट कर दे, मतलब कि वो कोई ऐसा कंडक्ट करे ये स्टेटमेंट देने के बाद। ये स्टेटमेंट उसने किसको दी? फार्मासिस्ट को जाकर उसने बोला कि आई एम सफरिंग विद हेडेक। उसने कंडक्ट क्या किया? उसने दवाई खरीदी, उसने वो दवाई वहीं के वहीं शॉप में खड़े होकर कंज्यूम कर ली। तो ये जो उसका कंडक्ट हुआ दवाई लेने का, इस कंडक्ट से इस स्टेटमेंट का कि ही वाज सफरिंग विद सीवियर हेडेक फॉल्स होना जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। और इसके बाद हमारे तीनों क्राइटेरिया गेट्स फुलफिल्ड। और इस एक्सेप्शन जो है हमारा, इस एक्सेप्शन के अंडर अब ए प्रूव कर सकता है अपनी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट कि मुझे उस समय हेडेक था जब बी का मर्डर हुआ एंड देयरफॉर आई एम नॉट लायबल फॉर बीज मर्डर। ओके, सो ये है हमारा सेकेंड एक्सेप्शन। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट बताती है हमको एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। वो स्टेटमेंट तब की गई है, तब जो है वो एग्जिस्टेंस में है जब वो स्टेट ऑफ माइंड भी एग्जिस्ट करता है और स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट करता है। एंड वो स्टेटमेंट अकम्पनी करती है ऐसे कंडक्ट को, अकम्पनी मतलब फॉलोज, कंडक्ट इज फॉलोड आफ्टर दैट स्टेटमेंट जो कि उसका फॉल्स होना कैंसल आउट कर देता है। दैट इज आवर सेकेंड एक्सेप्शन। नाउ थर्ड एक्सेप्शन बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है। इट बेसिकली सेज एन एडमिशन में बी प्रूव्ड, मतलब बाय और ऑन बिहाफ पर्सन मेकिंग इट रेलेवेंट अदरवाइज इज एन एडमिशन। मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, कोई भी पर्सन, क्योंकि एक्सेप्शन है जनरल रूल सा, तो जनरल रूल का, तो कोई भी पर्सन ऐसी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकता है जब वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो एज अदरवाइज देन एन एडमिशन। एडमिशन के अलावा किसी और सेक्शन में अगर वो स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट बन जाती है, ओके, तब वो उसको प्रूव कर सकता है। कोई और सेक्शन में, अभी तक हमने जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं फ्रॉम सेक्शन 3, जितनी भी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आते हैं उनमें या आने वाले सेक्शंस में अगर वो स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट होती है तो वो उसको प्रूव कर सकता है, बट इट शुड नॉट बी रेलेवेंट अदर देन एज अ एडमिशन, अदरवाइज देन एज एन एडमिशन अगर वो रेलेवेंट है। ओके, सो दिस वाज आवर सेक्शन 19, इंपॉर्टेंट सेक्शन। नाउ सेक्शन 20। सेक्शन 20 बोलता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट, मतलब कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए कब हम ओरल एडमिशंस दे सकते हैं और कब वो रेलेवेंट होंगी। तो ये बोलता है ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अंडर द रूल्स हियरइन आफ्टर कंटेंट एंड अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन क्वेश्चन। तो पहला तो ये है कि देखो, आप जब कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट के सामने, तो BSA के अकॉर्डिंग आप उनका ओरल एडमिशंस नहीं दे सकते हो। यू हैव टू प्रेजेंट देम एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, है ना। अब ये जो है वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये यहाँ पे हमारे सेक्शंस में दिए हुए आने वाले, आपने शायद सेक्शंस अभी तक पढ़े नहीं होंगे, बट ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जो टाइटल है उसके अंदर, उसके टॉपिक के अंदर आता है 56 में, जो बोलता है कि द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ये जो यहाँ पे ओरल एविडेंस है उससे पहले, डॉक्यूमेंट्री के जो पहले आता है, आप उससे कभी भी, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस से आप कभी भी, ओरल एविडेंस मतलब ओरल एडमिशंस, अभी हमने पढ़ा ना ओरल एडमिशंस, तो आप उससे कभी भी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को
का एविडेंस उनको प्रूफ करने के लिए कोई भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते ओरली। ये हमारे सेक्शंस में ही दी है, ये देखो यहाँ सेक्शन 15(4) में दी है और यहाँ पे दी है कि अगर आपको कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कभी भी प्रेजेंट करने हैं तो हमेशा आपको या तो आप प्राइमरी एविडेंस दो या तो सेकेंडरी दो। अब प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस जो है जो वो हम आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। सेकेंडरी एविडेंस ये सब होते हैं, ठीक है। इट कैन इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपी, मैकेनिकल कॉपी, कुछ भी हो सकता है, रिटन एडमिशंस, ये सब है हमारी सेकेंडरी एविडेंस। तो सिंपल सी बात ये है कि आप जब भी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हो या प्रूफ करना चाहते हो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर योर केस, देन यू हैव टू डू इट बाय प्रेजेंटिंग योर डॉक्यूमेंट। आप उसको ओरली नहीं कर सकते। यही चीज़ हमारा सेक्शन 20 भी बोल रहा है कि ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट एंड शुड नॉट बी डन, यू कैन नॉट डू इट। बट यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अनलेस एंड अनटिल में एक्सेप्शन में क्या दिया है कि वो पार्टी प्रूफ करे कि वो एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट। कैसे हो गया आप एंटाइटल सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए? बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, आने वाले सेक्शंस में आप देखोगे। मैं आपको दिखाती हूँ वो सेक्शन किधर है। ये देखो, ये है वो केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। तो अगर इन कंडीशंस के अंदर कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड है ओरली देने, मतलब सेकेंडरी एविडेंस देने का डॉक्यूमेंट का, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि अनलेस एंड अनटिल पार्टी प्रपोजिंग प्रूव्स दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कब वो होगा वो एंटाइटल्ड? जब वो इन कंडीशंस के अंदर आता है, सेक्शन 60 की कंडीशंस के अंदर आता है, तब वो एंटाइटल्ड होगा। तो या तो वो ये प्रूफ कर दे कि वो एंटाइटल्ड है अंडर सेक्शन 60 की कंडीशंस, या दूसरा है कि जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसर्स इन क्वेश्चन। मतलब जेन्युइननेस मतलब उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, वो डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी जब क्वेश्चन में हो तब आप उसकी ओरल एडमिशंस दे सकते हो एंड नॉट अदरवाइज। अदरवाइज इट्स अ जनरल रूल कि आप ओरल एडमिशंस कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए तो एटलीस्ट नहीं दे सकते। ये हमारा सेक्शन 20 बोलता है। देन उसके बाद है सेक्शन 21 which says admissions in civil cases when relevant. This is our last section of admission का टॉपिक। लास्ट सेक्शन है, क्या बोलता है कि सिविल केसेस में कब एडमिशंस रेलिवेंट होती है। तो ये बता रहा है कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज अग्री टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन। तो कोई भी एडमिशन इन अ सिविल केस रेलिवेंट नहीं होगी या नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी कोई भी एडमिशन जो है वो कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। रेलेवेंसी मतलब कि कोर्ट विल नॉट कंसिडर, कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट कोई भी ऐसी स्टेटमेंट इन सिविल केस। ठीक है, देखो सिविल केसेस की बात कर रहे हैं, है ना। सिविल केसेस हैं मीन्स बहुत सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं, नॉर्मल ऑफेंसेस हैं, इम्प्रिजनमेंट भी कम होता है और सिविल केसेस जो हैं वो दो पार्टीज के बीच में होते हैं एंड अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं होते। मतलब मर्डर या फिर थेफ्ट ऐसे सीरियस केसेस नहीं होते। सिविल केसेस और नॉर्मल केसेस, ओके। तो सिविल केसेस में आप उन एविडेंस की एडमिशंस नहीं दे सकते। उन एविडेंस की आप एडमिशंस नहीं दे सकते जिस एविडेंस पर दोनों पार्टी ए और बी जो हमारी पार्टी है उन्होंने अग्री किया है, एक्सप्रेसली अग्रीड टू नॉट गिव एविडेंस। अब हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने एग्री किया है? क्या हम ऐसे एग्री कर सकते हैं? येस, देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड नेगोशिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेगोशिएशन रहता है और प्ली बार्गेनिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको क्रिमिनल फॉर्म में। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। प्ली बार्गेनिंग जो है उसमें क्या होता है या नेगोशिएशन में क्या होता है, अभी हम सिविल केस पढ़ रहे हैं तो नेगोशिएशन बोलते हैं इस प्रोसीजर को, जिसमें ए और बी अगर उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, सिविल डिस्प्यूट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ए और बी क्या कर सकते हैं, इसको कोर्ट के बाहर सुलझा सकते हैं इस डिस्प्यूट को और एक कॉमन ग्राउंड, एक समझौते पे आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं। जिस कॉमन ग्राउंड पे आने के लिए कई बार ए और बी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि हम ये जो हमने जो बातें यहाँ एक्सेप्ट की हैं, कोर्ट के बाहर एक्सेप्ट की हैं, वो एविडेंस या वो बातें हम कोर्ट में कभी लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों इसके ऊपर अग्री करते हैं इसलिए। ठीक है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज एन अग्रीमेंट कि जो बातें हम कोर्ट के बाहर डिस्कस की हैं, बिकॉज दे आर नेगोशिएटिंग, राइट। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, अपनी दोनों की बातें रखना एंड देन दे ट्राई टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड एंड दे ट्राई टू कम टू एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। तो
ए और बी जो हैं, जो पार्टीज़ हैं, दे अग्री कि जो भी बातें हमने यहाँ एक्सेप्ट की हैं नेगोशिएशन प्रोसेस में कोर्ट के बाहर, वो कभी भी हम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। बिकॉज अगर कोई भी बात गई, कोई भी ऐसा एविडेंस गया ए के लिए या बी के लिए, फॉर में या अगेंस्ट में, तो जो है उसका जो सल्यूशन, जो उसका कंक्लूजन है उस केस का, वो टोटली डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये और भी डिसाइड करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेसली डिसाइड किया गया है, अग्री किया गया है बाय ए एंड बी, तब आप उस अग्रीमेंट को तोड़ के उस एडमिशन जो उन्होंने बाहर की, उस एडमिशन के लिए एविडेंस नहीं दे सकते और वो एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगी। क्यों? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अग्रीड टू नॉट गिव एविडेंस ऑफ दैट एडमिशन, जो कि इन्होंने कोर्ट के बाहर की नेगोशिएशन प्रोसेस के थ्रू, नेगोशिएशन प्रोसेस के ड्यूरेशन के टाइम, ओके, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो वो स्टेटमेंट्स जो है आप एज एडमिशंस नहीं दे सकते इन सिविल केसेस, इन बिफोर दी कोर्ट, इन और बिफोर दी कोर्ट आप नहीं दे सकते, एंड वो कोर्ट जो है वो कंसिडर नहीं करेगा। बिकॉज ए और बी एक एग्रीमेंट के अंदर है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि वो इस स्टेटमेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव नेगोशिएटेड ऑलरेडी। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि or under circumstances from which the court can infer that parties have agreed together that evidence of it should not be given। दूसरा है कि ऐसे circumstances जिनसे कोर्ट को लगता है कि पार्टीज ने अग्री कर लिया है, by which court thinks, इसमें क्या, दूसरा केस क्या है कि इसमें जब कोर्ट को लगता है कि पार्टीज दे हैव अग्रीड, नेगोशिएशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और पार्टीज ने जब अग्री कर लिया है कोई भी एविडेंस ना देने के लिए अगेंस्ट ईच अदर और केस को जस्ट सुलझाने के लिए, समझौते पे आने के लिए, तब अगर कोई भी पार्टी उस एग्रीमेंट को वायलेट करके कोर्ट को कोई भी ऐसा एविडेंस देती है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, तब वो एविडेंस कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा और उस एविडेंस को हम एडमिशंस नहीं मानेंगे सिविल केसेस में। दूसरा ये है, ठीक है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अग्रीड अपॉन, और ये कोर्ट को रियलाइज हो गया है, कोर्ट हैज़ ऑलरेडी थॉट अबाउट इट एंड कोर्ट नोज कि अब दे हैव बिन अराइव्ड एट एन रेजोल्यूशन, दे हैव अराइव्ड एट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो अब हम इन दोनों के अगेंस्ट कोई भी अगर ये एविडेंस दे रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन सिविल केसेस एटलीस्ट हम उसका एडमिशन नहीं मानेंगे, ठीक है, अंडर सेक्शन 21। सो दैट वाज आवर सेक्शन 21। आई होप यू आर क्लियर। सेक्शन 19, 20 and 21 and the topic of admission under BSA is done now, and thank you for watching the video.